5 अगस्त यह तारीख हम सभी भारतीयों के लिए और देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिवस के तौर पे माना जाता है। कारण है 5 अगस्त 2019, जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A जैसे काले धब्बे को कश्मीर पर से हटते हुए देखा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कश्मीर को 72 वर्षों के आतंक, भ्रष्टाचार, देश विरोधी तत्वों से मुक्त करवाया। जहां भारत इस तारीख से कश्मीर को उन्नति की राह पर ले जा रहा था, वहां दूसरी तरफ इसी तारीख से किसी देश के अंत की शुरुआत हुई। 5 अगस्त 2024 भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने न सिर्फ बांग्लादेश परंतु दक्षिण एशिया में स्थित तमाम देशों को चिंता में डाल दिया। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद तुरंत देश छोड़ भारत भाग गई। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें 45 मिनट का ही वक्त मिला था अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। इस इस्तीफा का कारण था एक वर्ग की जनता का आक्रोश। यह वर्ग बांग्लादेश का युवा वर्ग था जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्र थे। बांग्लादेश में लाखों की संख्या में युवा छात्र सड़क पर उतरे थे एक मात्र लक्ष्य के साथ, जो था प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसे गृह युद्ध का मैदान बनने की तैयारी में था। 5 अगस्त 2024 दोपहर 1:30 शेख हसीना अपने आवास में थी। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वह देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। शेख हसीना को आर्मी ऑफिसर से यह खबर मिली कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जल्द से जल्द घर छोड़ना होगा। इसके साथ अपने पद से इस्तीफा भी देना होगा। शेख हसीना के पास स्पीच देने तक का भी वक्त न था। जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की तैयारी की। जितने कपड़े हाथ लगे उसे पैक किया और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ आवास से बाहर निकली। दोनों बहनें आर्मी चॉपर्स में बैठ जान बचाकर ढाका से बाहर निकल गए। ढाका से वह अगरतला पहुंची और उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश बिना सरकार का हो गया। बांग्लादेश में जो हुआ उसने 2020 में अफगानिस्तान, 2022 में घटित श्रीलंका और 6 जनवरी 2021 वॉशिंगटन डीसी में हुए कैपिटल बिल्डिंग अटैक की याद दिला दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। हजारों की तादाद में लोगों ने घर में तोड़फोड़ किया और सामानों की लूटफाट की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जैसे युद्ध का मैदान बन गया। खुद को दक्षिण एशिया का समृद्ध एवं शांतिप्रिय देश कहता बांग्लादेश तालिबान की राह पर चलने वाले आतंकवादी एवं कट्टरवादी की विचारधारा लग रहा था। ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसने बांग्लादेश को इस भयानक स्थिति पर ला खड़ा किया? क्यों हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश भारत के लिए चिंता का कारण है? क्या वजह थी शेख हसीना के सत्ता के अंत की? जानने के लिए देखिए सीज ऑफ बांग्लादेश को। इस हिंसक घटना के कारण को एक वाक्य में समझे तो बांग्लादेश सिविल सर्विस रिजर्वेशन कोटा था। दरअसल 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के सरकार द्वारा दिए गए एक याचिका पर अपनी मंजूरी दी। याचिका में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बांग्लादेश सिविल सर्विस में फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए 30% रिजर्वेशन की मांग रखी। इस मांग को मंजूरी मिलते ही बांग्लादेश के अधिकतर नौजवानों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। इस फैसले का महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया। सभी विरोधकर्ताओं की मांग थी कि रिजर्वेशन रिफॉर्म को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्यों शेख हसीना इस रिजर्वेशन रिफॉर्म को लागू करवाना चाहती थी? क्यों इस फैसले से वह ज्यादा इमोशनली अटैच्ड थी? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें चलना होगा वर्ष 1971 की तरफ। वर्ष 1971 जब बांग्लादेश में आजादी के लिए युद्ध चल रहा था, तब बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्व पाकिस्तान में रह रहे बंगाली लोग पाकिस्तान की सेना से युद्ध लड़ रहे थे। अब युद्ध का कारण क्या था? क्या इसका अंतिम परिणाम हुआ? इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी? इन सभी पर हमने पहले से कई सारे वीडियोस बनाए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन पर उपलब्ध है।
इस युद्ध का परिणाम बंगालियों के पक्ष में आया। बंगालियों ने देश को पाकिस्तान से आजाद करवाया। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश की आजादी के महानायक रहे शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश में अपने सरकार की स्थापना की। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे। मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी बांग्लादेश की जनता द्वारा पसंद की गई पार्टी बनी और इसी से स्वतंत्र बांग्लादेश की पहली सरकार बनी। सत्ता में आते ही शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी तरफ से बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भारी मात्रा में रिजर्वेशन की बहाली की। 30% रिजर्वेशन बांग्लादेश की आजादी में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के लिए, 10% रिजर्वेशन उन महिलाओं के लिए जो पाकिस्तान फौज द्वारा शोषित हुई और शारीरिक यातनाओं से पीड़ित हुई, और 40% रिजर्वेशन कम प्रतिनिधित्व वाले जिलों के निवासी। इन सब में बचा 20% ही मेरिट बेस था। इस रिजर्वेशन कोटा का सख्त विरोध ढाका यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मुजफ्फर अहमद चौधरी ने किया। 15 अगस्त 1975 प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और आवामी लीग पार्टी के हाथ से सरकार चली गई। वर्ष 1976 बांग्लादेश सरकार ने रिजर्वेशन कोटा में बदलाव लाने का काम किया। मेरिट बेस 20% से 40% में कर दिया गया। वर्ष 1985 मेरिट बेस 40% से बढ़कर 45% में आ गया। वर्ष 1997 बांग्लादेश को आजाद हुए 26 वर्ष पूरे हो चुके थे और स्वतंत्रता सेनानियों की भर्ती में कमी आने लगी। इसके बाद बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए कोटा बढ़ा दिया गया। वर्ष 2008 बांग्लादेश के पूर्व सिविल सर्वेंट एवं स्वतंत्र सेनानी अकबर अली खान और काजी रकीबुद्दीन अहमद ने बांग्लादेश सिविल सर्विस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर सादत हुसैन को कोटा सिस्टम पर एक रिपोर्ट प्रदान की, जिसमें इसे दोषपूर्ण सिस्टम के रूप में बताया गया और सुधारों की मांग की। रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों के बिना बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तहत भर्ती की योग्यता पर संदेह उठाया जाएगा। 2010 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोटा बढ़ा दिया और इसमें उनके पोते पोतियों को भी शामिल कर लिया। वर्ष 2012 में विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1% कोटा जोड़ा। इस वजह से मेरिट बेस 45% से घटकर 44% पर आ गया। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए 30% कोटा होने के बावजूद उस श्रेणी में भर्ती कभी भी 10% से अधिक न हुई। 8 मार्च 2018 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कोटा सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 21 मार्च 2018 को कहा कि उनका इरादा स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए कोटा बनाए रखने का है। शेख हसीना के इस फैसले का विरोध विद्यार्थियों ने बड़ी मात्रा में किया। शेख हसीना ने बांग्लादेश सिविल सर्विस से सभी कोटा हटाते हुए एक कार्यकारी आदेश किया। सभी विद्यार्थी कोटा में सुधार की मांग कर रहे थे। 20 जुलाई 2020 को कोटा खत्म करने का निर्णय प्रभावी हो गया। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने एक फैसला जारी किया, जिसमें सरकारी अधिसूचना को रद्द किया गया, इसे अवैध घोषित किया। इस प्रकार बांग्लादेश सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट में कोटा बहाल कर दिया गया। बांग्लादेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बांग्लादेश के छात्रों ने इस कोटा सिस्टम का पुरजोर विरोध किया। कोटा सिस्टम के इस फैसले पर होने वाले विवाद पर हम अब वापस आते हैं। बांग्लादेश के कोटा सिस्टम ने नौजवानों के मन में आक्रोश भर दिया। हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन का आरंभ हुआ। बांग्लादेश सरकार ने छात्रों से अपील की कि वह इस विरोध प्रदर्शन को रोक दे। अब हम छात्र संगठन और सरकार के बीच चल रहे तनाव को टाइमलाइन के हिसाब से समझेंगे। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली की, जिसमें 30% जॉब रिजर्वेशन बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज के लिए रखा गया। 7 जून 2024 6 विश्वविद्यालय ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। 10 जुलाई ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया।
हाईकोर्ट ने छात्रों से अपील की कि वह वापस चले जाए, परंतु ऐसा न हुआ। 13 जुलाई बांग्लादेश के कई रेलवे ट्रैक्स को स्टूडेंट्स ने घेर लिया। उसी शाम ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। धीरे धीरे करके बांग्लादेश के कई स्थानों पर हिंसा ने जगह ले ली। 14 जुलाई 2024 स्टूडेंट्स ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना मेमोरेंडम भेजा। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के विषय में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मीडिया ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे। समस्या तो तब बढ़ी जब शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों की तुलना रजाकार से की। वैसे रजाकार्स कौन थे, इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएं तो रजाकार्स बंगालियों का वो समूह था जिसने 1971 युद्ध में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और लाखों बंगालियों की हत्या में पाकिस्तानी फौज का साथ दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के आदेश अनुसार ढाका यूनिवर्सिटी में 4G नेटवर्क्स को बंद कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 1948 में बनाई गई बांग्लादेश छात्र लीग कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग में घुसकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर आक्रमण किया और इस वजह से 13 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। बात यहां तक न रुकी। बांग्लादेश छात्र लीग को रूलिंग पार्टी अवामी लीग का पूर्ण समर्थन था। 15 जुलाई 2024 बांग्लादेश छात्र लीग के कार्यकर्ताओं ने ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में छात्रों पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से 200 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। 16 जुलाई 2024 प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के 300 कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई हुई। इस हिंसक लड़ाई में गोली भी चली। 2 न्यूज जर्नलिस्ट और 50 छात्र घायल हुए। यह घटना जहांगीर यूनिवर्सिटी में घटी। रांगपुर में स्थित बेगम रोएका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश की पुलिस ने छात्रों पर हिंसा का प्रयोग किया। छात्रों ने भी वैसा जवाब पुलिस को दिया। इस हिंसक घटना में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट अबू सैयद की मौत हुई। देखते देखते बांग्लादेश युद्ध का मैदान बन गया। इस युद्ध में ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट भी कूद पड़ा। 18 जुलाई 2024 BRAC यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस घटना में 30 स्टूडेंट्स की मौत हुई। मीरपुर में हुए हिंसक घटना से $43 मिलियन की संपत्ति नष्ट हुई। बांग्लादेश में तमाम पब्लिक सेवाओं को तत्काल रूप से बंद करवा दिया गया। बांग्लादेश में शांति लाने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। 19 जुलाई 2024 सरकार के प्रतिनिधि और छात्र प्रतिनिधि के बीच वार्तालाप का दौर शुरू हुआ। छात्रों की तरफ से 3 प्रतिनिधि भेजे गए, जो थे सरजीस आलम, हसनत अब्दुल्ला और तनवीर अहमद। इस वार्तालाप प्रक्रिया में छात्रों ने सरकार से अपनी मांगों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। उनकी मांगे थी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हाल के कोटा सिस्टम को रद्द कर दिया जाए, कुछ प्रतिशत का रिजर्वेशन मात्र माइनॉरिटी और डिसेबल लोगों के लिए रखा जाए। सरकार की तरफ से और छात्र लीग की तरफ से हुई हिंसक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर प्रोटेस्टर्स ने अन्य कई मांगे भी प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक जनता से माफी मांगे और प्रोटेस्ट दौरान छात्रों के मौत की जिम्मेदारी ले। गृह मंत्री आजादुज्जमान खान और साथ में सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री ओबायदुल कादर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर हमला करवाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने अपने एरिया में हुए हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के जुर्म में अपने पद से इस्तीफा दे। बांग्लादेश छात्र लीग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। जो भी स्टूडेंट्स मारे जाए उनके परिवार को मुआवजा सरकार प्रदान करे। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सिक्योरिटीज को वापस ले लिया जाए, यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित सरकार करे। इस नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद कुछ चौंका देने वाले खबर सामने आए। खबरों के अनुसार पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया और उन्हें घंटों तक टॉर्चर किया। लेकिन इन सब के बीच 21 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के विषय में कोटा रिफॉर्म को बहाल किया। इस रिफॉर्म के तहत गवर्नमेंट जॉब्स में 93% रिक्रूटमेंट मेरिट बेस पे होगा, 5% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए, 1% माइनॉरिटीज और 1% डिसेबल लोगों के लिए तय किया गया।
इससे ऐसा लगा कि बांग्लादेश में अब कोई दंगा या हिंसा न होगा, परंतु असली हिंसा तो इसके बाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद 22 जुलाई 2024 स्टूडेंट्स ने 2 दिनों के लिए प्रोटेस्ट को स्थगित करने का निर्णय लिया। स्टूडेंट्स ने सरकार से मांग रखी कि वह कर्फ्यू हटा दे और इंटरनेट की सेवाएं पुनः प्रदान करें। 22 जुलाई से 25 जुलाई तक किसी भी प्रकार की हिंसा घटना बांग्लादेश में न घटी। 26 जुलाई 2024 पुलिस ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट के 3 कोऑर्डिनेटर्स को अस्पताल से उठाकर ले गए। उन तीनों के नाम थे नाहिद इस्लाम, अबू बकर मजूमदार और आसिफ महमूद। होम मिनिस्टर्स ने इस गिरफ्तारी को देश की सुरक्षा के साथ जोड़ा। 2 दिन बाद और 2 की गिरफ्तारी हुई, जो थे साजिद आलम और हसनात अब्दुल्ला। इसके जवाब में स्टूडेंट्स ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन को अंजाम देने की बात की और साथ ही साथ सरकार को धमकी भी दी कि इस बार विरोध प्रदर्शन में दंगे भी हो सकते हैं। अगले दिन बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार किए 6 स्टूडेंट्स के वीडियो रिलीज किए, जिसमें वह प्रदर्शनकारियों से विनती कर रहे थे कि वह अपने विरोध प्रदर्शन को वापस ले ले। लेकिन आगे चलकर प्रोटेस्टर्स को बताया गया कि उन 6 लोगों को टॉर्चर किया गया था और जान से मारने की धमकी देकर वीडियो बनवाया गया। 29 जुलाई 2024 स्टूडेंट्स ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन को पुनः आरंभ किया। ढाका में 2822 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की गई कि कोटा रिफॉर्म मूवमेंट में मारे गए लोगों के सम्मान में 30 जुलाई को देशव्यापी शोक मनाया जाएगा। जबकि प्रोटेस्टर्स ने इसे एक तमाशा कहा। वह चाहते थे कि मारे गए स्टूडेंट्स को न्याय बांग्लादेश की सरकार दे। 1 अगस्त 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने सरकार को 24 घंटों की मोहलत दी ताकि वह गिरफ्तार किए गए 6 कोऑर्डिनेटर्स को रिहा कर दे। आखिर में पुलिस ने उन 6 कोऑर्डिनेटर्स को रिहा कर दिया। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी और बांग्लादेशी इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगाया। उन पर करीब 274 केसेस दर्ज किए गए। उसी दिन ढाका में 3011 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई। 3 अगस्त 2024 शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने की बात की। उस दिन सुबह 10:30 बजे राजशाही यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स मार्च चालू हुआ और स्टूडेंट्स का डिमांड था शेख हसीना का इस्तीफा। चिटागोंग में एजुकेशन मिनिस्टर मोहिबुल हसन के घर पर स्टूडेंट्स ने हमला किया। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिउद्दीन बशू के ऑफिस पर हमला हुआ। 4 अगस्त 2024 ढाका में स्थित शाहबाग हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स एकत्र हुए। पुलिस और प्रोटेस्टर्स दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। सिर्फ ढाका में नहीं, पूरे बांग्लादेश में हिंसा का भयानक दृश्य दुनिया देख रही थी। करीब 13 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 100 पुलिसमैन घायल हुए। 5 अगस्त 2024 आखिर वह दिन आ गया जिसने बांग्लादेश के इतिहास को तार तार कर दिया। 5 अगस्त 2024 प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकना अब प्रदर्शनकारियों की प्राथमिकता बन चुकी थी। ढाका में अनगिनत स्टूडेंट्स ने शेख हसीना के रेसिडेंस को अपना निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन विरोध प्रदर्शनकारियों में ज्यादा संख्या उनकी भी थी जो न्याय के समर्थक नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन को आड़ बनाकर बांग्लादेश में अराजकता फैलाना चाहते थे। शेख हसीना की जान को खतरा था और ढाका में रहना अब उनके लिए उचित न था। भीड़ प्रधानमंत्री निवास से कुछ ही दूरी पर थी। शेख हसीना के पास अब एक ही विकल्प था और वो था फौज। परंतु इस विकल्प को चुनने में उन्होंने देरी कर दी। फौज ने शेख हसीना को बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखी थी। इस बात का अंदाजा इसमें लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास के बाद सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था न थी। फौज ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। शेख हसीना को बताया कि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, जितने जल्दी हो सके सामान समेटकर यहां से सुरक्षित बाहर निकले। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ थी। दोनों के हाथ जो सामान लगे उसे समेटकर 5 अगस्त की दोपहर घर से भाग निकले। दोनों के बाहर निकलते ही 1 घंटा भी नहीं हुआ कि भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास को चारों ओर से घेर लिया। शेख हसीना अपनी बहन के साथ हेलीकॉप्टर से ढाका सुरक्षित बाहर निकली।
शेख हसीना के पास इतना कम समय था कि वह अपनी रेजिग्नेशन स्पीच तक न बना पाई। उनके जाते प्रधानमंत्री आवास में भीड़ अंदर तक घुस आई। घर में तोड़फोड़ हुई और सामान की लूटफाट हुई। घर में रह रहे पशुओं को उठाकर कुछ लोग ले गए। सभी संसाधनों को ले जाने की होड़ लगी। अगले दिन बांग्लादेश चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पूरे देश को संबोधित करते हुए शेख हसीना के इस्तीफे की बात कर देश भर के लोगों को अवगत कराया कि अब वह देश की प्रधानमंत्री न रही। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वकार उस जमान ने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के विषय पर भी लोगों को अवगत कराया। बिना सरकार का बांग्लादेश अपने प्रगति एवं विकासशील अर्थतंत्र के स्वप्न को धुंधला होते देख रहा था। हजारों की तादाद में लोग देश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के प्रतिमा के पास एकत्र हुए और असंख्य वार से उसे खंडित कर दिया। इन दंगों की आड़ में देश के अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं पर कई संगठनों ने अत्याचार किए। हिंदुओं के घरों पर मुस्लिम संगठनों ने हमला किया। उन्हें अवामी लीग पार्टी का समर्थक कहकर उन पर अत्याचार किया गया। खुद को सेक्युलर कहने वाला बांग्लादेश दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। बांग्लादेश ने साबित कर दिया कि जहां पर मुसलमानों की बहुसंख्या होगी वहां अल्पसंख्यकों के जीवन का कोई मूल न होगा। आंकड़ों में हिंदुओं पर हुए हमलों को देखें तो 6 अगस्त 2024 जेसौर डिस्ट्रिक्ट में 25 दुकानें हिंदुओं के लूटे गए और जला दिए गए। मेहरपुर में 9 हिंदू घरों को जलाया गया। दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट में 40 दुकानें जले। चंदनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल प्रिंसिपल रतन कुंवर मजूमदार के घर पर हमला हुआ। यहां तक फरीदपुर में स्थित मां काली मंदिर को तोड़ दिया गया हमलावरों द्वारा। ढाका में लोक गायक राहुल आनंद के 140 वर्ष पुराने घर पर कम्युनल अटैक हुआ। करीब 3000 हाथ से बने इंस्ट्रूमेंट को आग के हवाले कर दिया। देखा जाए तो देश के कोनों कोनों तक हिंदुओं का दमन किया जा रहा था। अब तक जितने आंकड़े बताए हमने वह वास्तविक दर्ज किए गए आंकड़ों का 20% भी नहीं। अब आते हैं शेख हसीना पर। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश एयरफोर्स में C-130 ट्रांसपोर्ट में गाजियाबाद में स्थित हिंदौन एयरबेस पर शेख हसीना लैंड हुई। उन्हें लेने भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल मिलिट्री सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आए थे। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने बताया कि उनकी मां शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति में वापस नहीं आएंगी। वह अगले गंतव्य तय होने तक भारत में रहेगी। परंतु 7 अगस्त 2024 बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी के लोगों ने कहा कि शेख हसीना जरूर बांग्लादेश आएंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। 22 अगस्त 2024 तक शेख हसीना पर बांग्लादेश में कुल 45 क्रिमिनल केसेस बने। बिना सरकार के बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन द्वारा मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर के तौर पर शपथ ली। मोहम्मद यूनुस वर्ष 2006 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के विजेता थे। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनी। दोस्तों, अब तक हमने बांग्लादेश में हुए एनार्की के विषय में बात की। एक सेक्युलर राष्ट्र में कैसे कम्युनल हिंसा हुई और कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इन सब पर हमने बात की। अब संक्षिप्त में बात करेंगे कि कैसे भारत बांग्लादेश के भविष्य में संबंध होंगे। बांग्लादेश में जिहाद का जहर वर्षों से उबल रहा था, जिसे शेख हसीना की सरकार ने रोकने का बहुत प्रयास किया। अब उनके सत्ता में हटते ही भारत से नफरत कर रही पार्टी सत्ता की होड़ में लग जाएगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बनाया था बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जियाउर रहमान पर सन 1975 प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का हाल में नेतृत्व में कर रही उनकी पत्नी खालिदा जिया ने कई दफा भारत विरोधी बयान दिए और पाकिस्तान के पक्ष में अपना समर्थन दिया। यह पार्टी अभी के समय काफी मजबूत दिख रही है। बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिंता का विषय है।
हमें चिंता करनी चाहिए उन मासूम हिंदुओं के लिए जिनका भविष्य बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं दिख रहा। उनकी स्थिति पर मौन है लेफ्ट विचारधारा के लोग। भारत में भी कई मुस्लिम संगठनों ने भारत की संस्कृति और समाज को जिहाद के नीचे कुचलने की योजना बना ली। किसी ने सही कहा है कि हिंदुओं के नरसंहार के पीछे के कारणों में से एक कारण स्वयं हिंदू भी है। जात में बंट चुका हिंदू समाज एकता के अभाव में कट भी रहा है। दुख की बात है कि हम चाहकर भी उन मासूमों के आंसू नहीं पहुंच सकते। उन मासूम हिंदुओं को भारत नहीं ला सकते। दुर्भाग्य हमारा यह भी है कि घुसपैठियों को ममता बनर्जी जैसे लोग ऐसे अनदेखा कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे देश के विपक्ष इतने बेशर्म और निर्लज हैं कि उन्हें अपना वोट बैंक इतना प्यारा है कि वह हिंदुओं को उन्हीं के भारत देश में चोट पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग यह कहेंगे कि हिंदू एकता के नाम पर हम लोगों को मुसलमानों के प्रति गलत तरीके से भड़का रहे हैं। उन अज्ञानियों से इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का इतिहास गर्व से भरा है। इस धर्म ने किसी भी व्यक्ति का शीश गीता पढ़कर नहीं काटा, किसी स्त्री को प्रेम की जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना ही अपने अस्तित्व छुपाकर धन कमाया, ना दूसरे देशों में जाकर आतंक फैलाया। जहां हिंदू बाहुल्य रहा, मानवता की गरिमा बनी रही। जहां हिंदू घटा, वहां मजहबी आतंक बढ़ा। भूल गए आप तो पूछ लो अफगानिस्तान पाकिस्तान से। खोखले देश बन के रह गए हैं ये, जिनके आदमी किसी काम के नहीं, दूसरे देश में जाकर बोझ बने हुए फिर रहे हैं। अब बांग्लादेश भी उसी सूची में आएगा। देश में अगर समस्या हो तो उसका सामना करें, अत्याचार के खिलाफ मोर्चा भी खोले, परंतु देश में किसी धर्म को निशाना बनाकर उनके अनुयायियों पर अत्याचार ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सत्य, साहस एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।